हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा पार्ट 2 है फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी एक स्टोरी के साथ, और फिर हमने देखा था कि एग्रीकल्चर का क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी। आज हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ की क्या कंडीशन थी, और थर्ड चीज़ जो हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा चल रहा था। ठीक है, तो ये सब हम आज देखेंगे किस चीज़ के अंदर, सेकेंड पार्ट के अंदर। तो अगर हम स्टार्ट करें कि हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, तो पहले ही मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हमारा जो था हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड फेमस था, और उस हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया उन्होंने, र्यून कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पहली चीज़ उन्होंने हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ क्या की, हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म किया। और जब हमारे कंट्री के अंदर जब वो ये सब कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म करना, ये सिचुएशन चल रही थी, तो उस टाइम पे वर्ल्ड में ऑल अराउंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, प्लस साथ में वॉर चल रहे थे। इंडिपेंडेंस से कुछ टाइम पहले वॉर हुए थे हमारे कंट्री में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और वगैरह वगैरह। ठीक है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को में उनको बहुत चीज़ें ज़रूरी थी, आर्म्स एम्यूनिशंस चाहिए लड़ाई करने के लिए, लोहे वगैरह से बनते हैं, बारूद वगैरह से। तो इसीलिए उन्होंने पता है क्या किया, हैंडीक्राफ्ट तो हमारा ख़त्म कर ही दिया था, उन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना थोड़ा शुरू किया। मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप तो की, लेकिन फ़ायदा उसमें हमारा नहीं था, फ़ायदा किसका था, ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उसका अल्टीमेट बेनिफिट उनको मिलने वाला था वॉर फाइट करने में, ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बना सके इंडिया के साथ साथ। ठीक है, तो क्या हुआ, थोड़ी सी ग्रोथ होने लगी किसकी, मॉडर्न इंडस्ट्री, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीक ग्रोथ, बिल्कुल मतलब बहुत माइन्यूट सी ग्रोथ। और ये जो ग्रोथ हो रही थी ना, उसमें भाई खर्चा भी नहीं हुआ, उसमें खर्चा भी किसका हुआ, इंडियंस का, क्योंकि जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप हुई वो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज किसने डेवलप की, हमारे ही कंट्री के कुछ रिच क्लास लोग, जैसे कि टाटा इंडस्ट्री उस टाइम पे थी, रतन टाटा और टाटा स्टील इंडस्ट्री, टिस्को वगैरह जो थी। तो वो इंडस्ट्रीज भी किसने की, हम लोगों ने। गवर्नमेंट ने तो क्या किया, सिर्फ रेलवे का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट, या उनको युद्ध के लिए जो वॉर के लिए जो सामान चाहिए था वो बनाया, और जो रेलवे हुआ वो भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के फायदे के लिए था, ताकि वो अपनी मार्केट को बढ़ा सके, ताकि वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल वहाँ भेज सके अपने कंट्री के अंदर, ताकि वो वॉर के टाइम पे खाना वगैरह पहुँचा सके वॉर वाली जगहों पे, ताकि वो वॉर के टाइम पे आर्म्स वगैरह, लड़ने का सामान वगैरह वहाँ तक पहुँचा सके। इसलिए रेलवे की डेवलपमेंट उन्होंने की। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हमारी कंट्री में कुछ ऐसा चल रहा था, मतलब इंडस्ट्रीज का क्या हाल था, वो कुछ ऐसा था कि हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म कर दिया गया, मॉडर्न इंडस्ट्रीज को डेवलप करना शुरू किया, लेकिन जस्ट टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि युद्ध चल रहे थे, युद्ध में उनको आर्म्स एम्यूनिशंस की ज़रूरत थी, जिसके लिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज में स्टील वगैरह की ज़रूरत पड़ी, और फिर भी उन स्टील वगैरह का जो प्रोडक्शन हुआ, जो ज़्यादातर खर्चा हुआ, वो भी हम इंडियंस ने किया। तो ये सिचुएशन थी हमारी किस चीज़ की, इंडस्ट्री की। और जो हम टर्म बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कैसा था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जो कि है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर आपको कहीं पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखा मिले तो इट मीन्स वो आपसे पूछना चाहता है कि इंडियन हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, उसके लिए एक नॉर्मल सा वर्ड है, दैट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको याद रखना हमेशा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि पहले उन्होंने क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट को तो ख़त्म कर रखा था। कैसे? डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट उन्होंने कैसे ख़त्म किया, मैंने बताया था कि हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड फेमस था, प्लस हमारे खुद के कंट्री में भी फेमस था। हमारे खुद के कंट्री में उन्होंने ख़त्म कैसे किया, वहाँ अपने देश से सस्ता सामान लाके हमारे देश में, अपने देश से उन्होंने मशीनों से बना हुआ सामान हमारे देश में लाए और हमारे हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म किया। प्लस हमारे हैंडीक्राफ्ट को कौन पसंद करते थे, राजा महाराजा। राजा महाराजाओं को ही उन्होंने हटा दिया। जैसे कि आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें आपने बहुत सारे लाइक युद्ध पढ़े होंगे जो कि हुए थे हमारे कंट्री के अंदर, जिससे कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कभी बंगाल के राजा को हटाया, धीरे धीरे उन्होंने राजाओं को हराना शुरू कर दिया। जब राजा ही खत्म होते गए तो हैंडीक्राफ्ट को कौन पैट्रनाइज करेगा। ठीक है, फिर उन्होंने हमारे साथ और क्या किया, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को कैसे ख़त्म किया, फॉरेन ट्रेड हम अगर एक्सपोर्ट करें बाहर तो हम पे लगा दी ड्यूटी की। अगर हम हैंडीक्राफ्ट
बाहर भेजेंगे तो हमारे ऊपर हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। और ये ऐसे करके उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म कर दिया। तो आपको पता है, अच्छे से पता है कि हैंडीक्राफ्ट हमारा फेमस था, या तो राजा महाराजा लेते थे, हमारी खुद की कंट्री में फेमस था, प्लस हम फॉरेन ट्रेड करते थे। उन्होंने तीनों को बर्बाद, राजाओं को हटाना शुरू किया और साथ में जो हमारा फॉरेन में जा रहा था उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, और जो हमारे खुद के कंट्री में था उस पर क्या किया, फिनिश गुड्स लेके आए। वो कहाँ से, ब्रिटिश इंडिया से, जो कि हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट से सस्ते थे, और इस तरह उन्होंने हमारी डोमेस्टिक डिमांड को ख़त्म किया। तो अगर हम इन्हें पॉइंट्स में लिखना चाहें तो सिंपल है, क्या डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, कि उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी मतलब कि भेदभाव वाली टैरिफ पॉलिसीज़ का यूज़ किया। मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी लगाई एक भेदभाव वाली। क्यों भेदभाव वाली? क्योंकि उन्होंने हमें बर्बाद करना था और अपना फ़ायदा करना था। क्या थी वो टैरिफ पॉलिसी? कि एक्सपोर्ट के ऊपर क्या होगी, ड्यूटी होगी। एक्सपोर्ट किस चीज़ के, फिनिश गुड्स के एक्सपोर्ट के ऊपर हाई ड्यूटी होगी, सॉरी हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट के ऊपर हाई ड्यूटी होगी, जबकि जो इंपोर्ट होगा किस चीज़ का, फिनिश गुड्स का, उसके ऊपर ज़ीरो इंपोर्ट। जो ब्रिटिश इंडिया से हमारे कंट्री के अंदर इंपोर्ट आने वाला है फिनिश गुड्स का, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ज़ीरो, कोई चार्ज नहीं। जबकि अगर हम बाहर हैंडीक्राफ्ट बेचेंगे तो हमारे ऊपर बहुत हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। तो ये थी वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी किनकी, ब्रिटिशर्स की। सेकेंड हमारा आता है डिसअपियरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स। उन्होंने प्रिंसली कोर्ट्स को धीरे धीरे करके ख़त्म करना शुरू कर दिया। वॉर्स के थ्रू उनको अपने स्लेव करना शुरू कर दिया, उनको अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया, राजाओं को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट भी ख़त्म होता गया। क्योंकि हमारे हैंडीक्राफ्ट को जो पैटर्नाइज करते थे वो बड़े बड़े राजा महाराजा करते थे, प्लस उनके जो बहुत ऊंची पोस्ट पे जो राजा महाराजा के नीचे काम कर रहे होते हैं, मंत्री मिनिस्टर्स वगैरह, वो पैटर्नाइज करते हैं। जब राजा ही नहीं रहा तो हमारे हैंडीक्राफ्ट वहीं से ख़त्म होने लगा। थर्ड आता है लो कॉस्ट मशीन मेड प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने बताया कि वो अपने ब्रिटिश इंडिया से सस्ते सामान कहाँ ला रहे थे, हमारे इंडिया में। वो ब्रिटिश कंट्री से सस्ता सामान ला रहे थे इंडिया के अंदर, और जो ब्रिटिशर्स से सस्ता सामान इंडिया में आ रहा था वो वहाँ इंडिया में क्या रह गया, सस्ता। हैंडीक्राफ्ट क्या पड़ता लोगों को, महंगा। तो लोगों ने किसको पसंद किया, सस्ते सामान को। तो लो कॉस्ट मशीन मेड प्रोडक्ट्स उन्होंने इंडिया में लाने शुरू किए, जिसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई, और लो कॉस्ट होने की वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट खत्म होता चला गया और लोगों की प्रेफरेंस किसके लिए बढ़ती गई, मशीन मेड प्रोडक्ट्स के लिए। फिर हमारा आता है अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न स्टाइल। ये वही समथिंग इससे रिलेटेड है कि जैसे मशीन मेड प्रोडक्ट्स आने लगे, वो सस्ते थे, प्लस लोगों को लगा कि ये तो नई टेक्नोलॉजी है भाई, नई चीज़ है, तो लोगों ने क्या किया, नई चीज़ों को अडॉप्ट करना। लोग जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो है ज़्यादा फोकस्ड हो गए, और हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को लोग कम पसंद करने लगे। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। रेलवे का भी उन्होंने इंट्रोडक्शन किया। हमारे रेलवे का जो उन्होंने इंट्रोडक्शन किया, बेसिकली उसका हैंडीक्राफ्ट से इतना लेना देना नहीं था। उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस इसलिए किया ताकि वो अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर सके, ताकि वो हमारी कंट्री से सारा के सारा रॉ मटेरियल ब्रिटिश कंट्रीज में ले जा सके। इसीलिए उन्होंने क्या किया, रेलवे को वो लोग लेके आए थे, क्या, अपनी मार्केट एक्सटेंड करने के लिए, प्लस इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी बनाने के लिए। उसके बाद आती है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री की बहुत ना के बराबर ग्रोथ हुई। वो मैंने आपको बताया कि वो हमारे फायदे के लिए नहीं थी, वो उन्हीं के फायदे, क्योंकि युद्ध चल रहे थे, आर्म्स एम्यूनिशंस चाहिए थे, और जो साथ में जो इंडस्ट्रीज बनी वो भी खर्चा उन्होंने नहीं किया, खर्चा उन्होंने उन्हीं जगह पे किया जहाँ उनको फ़ायदा ज़्यादा था, जैसे कि रेलवे, ठीक है। और जबकि जो इंडस्ट्रीज पे खर्चा किया गया वो किसके देश के लोगों ने किया, हमारे ही देश के लोगों ने। और ये कंडीशन मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ कब शुरू हुई थी, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडस्ट्री की थोड़ी बहुत ग्रोथ जो है शो होने लगी। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इस्टेब्लिश सम इंडस्ट्रीज, कि जो हमारे कंट्री के प्राइवेट एंटरप्रेन्योर थे उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज बनाई, जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वगैरह, और टाटा वगैरह ने जो उस टाइम पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज बनाई, वो हम इसके अंदर आती है। सेकेंड, लिटिल कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट, यही बात आती है। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत कम कंट्रीब्यूशन था, लिटिल कंट्रीब्यूशन, बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूशन था स्टेट का, ओनली इन स्ट्रेटेजिक एरिया, सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रेटेजिक एरिया में ही खर्चा कर रहे थे। स्ट्रेटेजिक एरिया मतलब आर्म्स एम्यूनिशंस प्लस रेलवे। थर्ड, नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री तो बन ही नहीं रही थी, बिल्कुल। बनी तो कौन सी बनी, ज़्यादा से ज़्यादा एक आधी टिस्को वगैरह बनी,
लेकिन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री उससे ज़्यादा नहीं थी। और जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होंगी तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ सकेगा, इसीलिए हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इतनी अच्छे से नहीं हो पाया। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। उसके बाद हम आते हैं कि हमारी कंट्री में फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी। तो फॉरेन ट्रेड, जैसे कि मैंने बताया कि उनके आने से पहले हम काफ़ी अच्छे थे। हैंडीक्राफ्ट्स हमारा बाहर जाता था, हम लोगों फिनिश गुड्स जो बनाते थे वो बाहर जाते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमें फीडर इकोनॉमी बनाना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, हमें जहां हम लोग एक्सपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स का, उन्होंने हमें एक्सपोर्ट करवाया रॉ मटेरियल का, प्लस इंपोर्ट करवाया ब्रिटिश गुड्स का। और वो भी हमारा ट्रेड ज़्यादातर 50% से ज़्यादा किसके साथ होता था, ब्रिटिशर्स के साथ। वो हमें और किसी कंट्री के साथ ट्रेड करने ही नहीं दे रहे थे। तो ये था हमारी कंडीशन जो कि थी फॉरेन ट्रेड की हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम। प्लस जो ट्रेड से फ़ायदा होता वो भी कौन उठा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स। कैसे देखते हैं, सो अगर हम देखें फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, तो बिफोर ब्रिटिशर्स इट वाज प्रोस्पेरस। ये हमारा जो फॉरेन ट्रेड था ब्रिटिशर्स से पहले मतलब प्रोस्पेरस, मतलब बिल्कुल समृद्ध था, खुश थे हम लोग। ठीक है, रोमन यूज्ड टू कॉल इंडिया सिंको वर्ल्ड्स बुलियन। जो रोमन लोग थे, देखो ये आपको वैसे जरूरी नहीं है मेंशन करना, लेकिन अगर आएगा नहीं एग्जाम में गलती से आ जाता है कि सिंको वर्ल्ड्स बुलियन किन लोगों ने कहा, तो रोमन ने, या इस तरह सकते हैं कि रोमन ने इंडिया को क्या कहा करते थे, तो सिंको वर्ल्ड्स बुलियन कि एक भंडार है ये तो बिलियन लोगों का, मतलब अरबों खरबों पैसे का। ब्रिटिशर्स मेड इंडिया फीडर इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी बना के रख दिया। फीडर इकोनॉमी मैंने पहले बताया था क्या होते हैं फीडर, जो सिर्फ हम, जैसे कि हम छोटे बच्चे होते थे तो मम्मा हमारे लिए फीडर थी, जो हमको खाना भी उन्होंने ही खिलाना था, सब कुछ। तो इंडिया को फीडर इकोनॉमी मतलब इंडिया ने खाना खिलाना था एक तरह से ब्रिटिशर्स को, मतलब कि वो सब कुछ पूरी तरह ब्रिटिशर्स लूट रहे थे किससे, इंडियंस। ठीक है, इंडियंस को उन्होंने अपनी पूर्ति के लिए एक तरह से स्लेवरी के अंदर रख दिया। तो एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स। अब देखते हैं क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे फॉरेन ट्रेड की। तो हमें उन्होंने क्या बना दिया, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर। ठीक है, जबकि हम पहले एक्सपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स का, अब उन्होंने हमें उल्टा कर दिया, हमारे नेचुरल रिसोर्स को लेके चले गए और अपने फिनिश गुड्स हमारे कंट्री में आके बेच रहे थे। क्या किया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये उन्होंने कैसे किया, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी कर दी 0, जबकि अगर हम एक्सपोर्ट करें हैंडीक्राफ्ट का तो लगा दिया टैक्स, और अगर इंपोर्ट करें हम ब्रिटिश गुड्स का तो वो भी इंपोर्ट ड्यूटी खत्म 0। तो इस तरह उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी को यूज करते हुए फॉरेन ट्रेड को खत्म कर दिया। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर मोनोपोली मतलब अकेला अधिकार था सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारा 50% से ज़्यादा ट्रेड जो था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के साथ ही चलता था। ठीक है, इस तरह उनकी मोनोपोली आ चुकी थी हमारे ऊपर। सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट ब्रिटिशर्स। हमारा ट्रेड सरप्लस होता था क्योंकि हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब एक बात सोच के देखो, कोई कंट्री है वो अपने नेचुरल रिसोर्स को ही अगर आगे एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी बहुत कम प्राइस पे। देखो जैसे कि मैंने बताया क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई उन्होंने और रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पे। तो जब कोई कंट्री नेचुरल रिसोर्स अपने एक्सपोर्ट कर रहा है वो भी कम प्राइस पे, तो उसको ट्रेड सरप्लस तो होगा क्योंकि उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से। लेकिन वो ट्रेड सरप्लस क्या किसी फायदे का है? वो जो कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड था, मतलब कि क्या चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल फायदेमंद नहीं था हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि हम उल्टा कर रहे थे। हमें फिनिश गुड्स करने चाहिए थे और अब हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे थे। और जो सेकेंड थिंग आती है कि हम लोग जो थे इंडिया के कंट्री, उसमें जो सरप्लस हुआ वो भी ब्रिटिशर्स ने लिया। कैसे? वो सारा पैसा ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, प्लस साथ में वॉर्स वगैरह अच्छे से फाइट करने के लिए। तो ये हमारी कंडीशन थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, और किसकी? फॉरेन ट्रेड की और इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इसके बाद अब हम करने वाले हैं हमारी कंडीशंस, हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वगैरह क्या था। हमारी जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अब हम बात करेंगे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि कंट्री में बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब जब हम देखते हैं तो वो होती है डेमोग्राफिक प्रोफाइल किसी भी कंट्री की, चाहे किसी अमेरिका की देखो, इंडिया की। लेकिन अब हम अपने कंट्री की देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे या उससे पहले हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी।
ठीक है। तो वो अब हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो हम देखेंगे कि हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। ऑक्यूपेशन क्या होता है कि धंधा, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे थे, कौन से सेक्टर में हमारे ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट थी, ज़्यादातर लोग काम कर रहे थे, कौन से सेक्टर में इकोनॉमी की, तो वो अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल की, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल सबसे पहले अगर हम बात करें बर्थ रेट, तो बर्थ रेट जो थी वो हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा हाई थी। बर्थ रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स एट पर 1000 लाइव बर्थ, तो ये हमारा क्या हो गया, बर्थ रेट हो जाता है। फिर डेथ रेट होता है हमारा, डेथ रेट जो है वो भी काफ़ी हाई था। अब एक हाई बर्थ रेट आपको किस चीज़ की शो करता है कि हाई बर्थ रेट आपको शो करता है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा गरीब थे, और बर्थ रेट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं, रिसोर्सेज कम है, ठीक है। थर्ड, फैमिली प्लानिंग वगैरह ना होना, ये भी रीज़न है बर्थ रेट का। नेक्स्ट आता है हमारा कि डेथ रेट। डेथ रेट क्या थी, डेथ रेट मतलब कि अगर 1000 लोगों का जन्म हो रहा है तो उनमें डेथ कितनी होनी है, ठीक है। तो वो डेथ रेट की अगर हम बात करें तो डेथ रेट हमारे कंट्री की वो काफ़ी ज़्यादा हाई, और हाई डेथ रेट शो करते हैं कि हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार था, हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल बेकार थी, तो और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बैकवर्ड थी। ये शो करती है हमारी किस चीज़ को, हाई डेथ रेट। हाई डेथ रेट क्यों होगी, ऑब्वियसली बताइए, अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ खराब होंगी हमारे कंट्री की, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड होगी, तभी तो डेथ रेट ज़्यादा से ज़्यादा होगी। फिर आती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है डेथ ऑफ चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 ईयर और बिलो देन द 5 ईयर एट पर 1000 लाइव बर्थ्स, कि 1000 बच्चों का अगर जन्म हुआ है तो उनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 5 साल की एज तक मर चुके हैं, जो 5 साल की एज के थे और उससे पहले ही मर गए, 5 साल के होने से पहले या 5 साल के ही मर गए 1000 बच्चों में से। तो वो अगर हम देखते हैं तो वो भी हमारे कंट्री की बहुत ही ज़्यादा हाई थी। इट वॉज अराउंड 218 आई गेस, या 218 जो थी हमारी पर 1000 लाइव बर्थ्स के ऊपर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो, हमारे कंट्री में वैसे तो बहुत सारे बच्चों के जन्म होते हैं, ठीक है, ये बच्चे बहुत सारे जन्म लेते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम 1000 बच्चों को लेते हैं कि 1000 बच्चों का जन्म हुआ, और एन एवरेज हम देख लेते हैं कि यस इन 1000 का जन्म हुआ, इनमें से 5 साल का होने से पहले पहले कौन से मर गए, 5 साल का होने से पहले पहले कौन से मर गए, तो वो जितने लोग मरे हैं वो होती है हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये भी कंट्री की बहुत हाई थी, ये भी अगेन हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ खराब होने की वजह से ही थी। फिर आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि एक बंदे की एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन इज शोन बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हम कहते हैं कि एक बंदा ऑन एन एवरेज कितने साल जिएगा, तो उस टाइम पे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 32 ईयर्स, मतलब सिर्फ 32 ईयर्स एवरेज लाइफ थी एक पर्सन की, सोचो। और आज हमारी कितनी है, दैट इज 69.7, और या दैट्स 69.7। आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अराउंड 70 ईयर्स, की एक पर्सन ऑन एन एवरेज 70 ईयर्स जिएगा, और उस टाइम ये थी 32 ईयर्स, सो कितना ज़्यादा गया था। उसके बाद बात आती है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट तो बहुत कम थी, और लिटरेसी रेट कम होना किस चीज़ को शो करता है कि एजुकेशन क्वालिटीज़ नहीं थी हमारे कंट्री में, लोग एजुकेशन के लिए अवेयर नहीं थे, लोग एजुकेशन चाहते ही नहीं थे या उनको मिल नहीं रही थी, ठीक है। तो लिटरेसी रेट जो थी वो बहुत कम थी, 16% लिटरेसी रेट थी हमारी कंट्री की, और फीमेल की तो ड्रास्टिकली कम थी, बहुत कम थी, और वो थी अराउंड 7%। तो ये था हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्या कि बर्थ रेट हाई, डेथ रेट हाई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई, ऊपर से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज़्यादा कम थी, और लिटरेसी रेट भी बहुत कम थी। और इन सब चीज़ों से पता चलता है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट, हमारा जो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए एजुकेशन के लिए, वो सब कितनी कम थी या कितनी ख़राब थी। उसके बाद आती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कि इस डेमोग्राफी, ये जो डेमोग्राफिक हमने अभी तक पढ़ा, इसमें जो चेंजेस आए वो किस तरह से आए। क्या हमारी शुरू से ही ऐसी थी कि शुरू से ही हमारी बर्थ रेट ज़्यादा थी, शुरू से ही डेथ रेट ज़्यादा थी, या कुछ चेंजेस हुए, कैसे हुए, तो अब वो देखने वाले हैं। अब तो 9 देखो, इसमें आपको इतना डेटा है बुक में, और आपको वो करने की लिटरली कोई जरूरत नहीं है, नहीं आएगा एग्जाम में,
कभी भी नहीं आएगा, गलती से भी नहीं आएगा, सिर्फ ये याद रख लो, यही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 ये जो था हमारा, इसको हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इससे पहले जो हुआ और इसके बाद जो हुआ उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। कैसे? क्योंकि हमारी 1921 से पहले हमारी जो ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन में, वो ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन की कि हर साल हमारी पॉपुलेशन कितना ग्रो करने वाली है, वो बहुत फ्लक्चुएट हो रही थी। कभी तो हमारी ग्रोथ रेट प्लस में थी, लाइक 5% ग्रोथ, कभी हमारी माइनस में चली जाती, -2.1% ग्रोथ रेट। तो फ्लक्चुएशंस थी काफ़ी ज़्यादा, पता ही नहीं चल रहा था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या पॉपुलेशन घट रही है, कभी बढ़ने लग जाती, कभी घटने लग जाती। कब? 1921 से पहले। लेकिन 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन एक्सटेंसिवली राइज हुई, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। और आपको पता है राइजिंग पॉपुलेशन अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी कंट्री में रिसोर्स लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज पे अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उन पे बर्डन बढ़ने वाला है। तो राइजिंग पॉपुलेशन इज नेवर गुड। सो राइजिंग पॉपुलेशन मीन्स बर्डन ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज विच इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। सिर्फ हमारी नहीं, किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है कि उसके रिसोर्सेज पे बर्डन बढ़े। इसलिए तो आप देख रहे हो कि चाइना ने कैसे 1 चाइल्ड पॉलिसी रखी। कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि उसकी पॉपुलेशन हद से ज़्यादा इंक्रीज हो। हमारी कंट्री में उस टाइम ज़रूरत थी एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक अच्छी कैपिटल फॉर्मेशन की, एक अच्छी ग्रोथ की, और हर चीज़ के लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमारी कंट्री में नीड तो थी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट हो रही थी वो बिल्कुल कम। दैट वाज लो इन्वेस्टमेंट वाइल वी वर इन नीड ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट। हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। 1951 तक हमारी पॉपुलेशन जो थी बढ़ तो रही थी, देखो 1921 से बढ़नी शुरू हुई, 1951 तक वो जितनी बढ़ रही थी, पर हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो अलार्मिंग नहीं थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। लेकिन 1951 के बाद तो पॉपुलेशन ने इतनी तेज़ी से बढ़ना शुरू किया कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी वो। तो उसके बाद जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, मतलब कि एकदम से, मतलब बोलते हैं ना कि एकदम से इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया, जो कि किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो ये आपको करना है सिर्फ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इतनी बड़ी टेबल दी हुई है, भाई मत करना, ठीक है, नहीं पूछने वाला एग्जाम में, कभी नहीं पूछने वाला। सिर्फ इतना याद रखो, प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग एंगेज थे, सेकेंडरी में, टर्शरी में, उसमें भी एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट लाइक प्राइमरी अराउंड 70%, सेकेंडरी अराउंड 10% एंड लाइक टर्शरी 70 + 10 80 हो गया, तो अराउंड 20%, ठीक है। आप सिंपली 70% ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख देना, कोई ज़रूरत नहीं है पूरा अच्छे से याद करने की। सो पढ़ाना है मुझे तो मैं तो पूरा ही पढ़ा दूँ। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे उस टाइम पे 72.7% लोग जो थे लगे हुए थे। मतलब आप सोचो एग्रीकल्चर सेक्टर में 72.7% लोग, कितना, मतलब आप कोई भी डेवलप नेशन देखोगे ना, एग्रीकल्चर में मुश्किल से 2% 4% लोग लगे होते होंगे, या मैक्सिमम 7-8, बाकी सारे सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में होते। लेकिन हमारे इंडिया में क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे हुए थे। सेकेंडरी 10.1, टर्शरी 17.2, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो अराउंड 72% पीपल वर एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड people were much more dependent on the agriculture sector than that of developed nations। कि जो डेवलप्ड नेशंस है ना, वो इतने ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं होते, उनका काम चलता है सेकेंडरी और टर्शरी से। एग्रीकल्चर तो बहुत ही कम, मतलब कि पॉपुलेशन करती है डेवलप्ड नेशंस की। तो इससे पता चलता है कि हम कितने ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्री थे। फिर हमारी आती है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे 10% लोग काम कर रहे थे, जो कि बहुत कम था डेवलप नेशन से, क्योंकि डेवलप नेशन में बहुत ही ज़्यादा लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। सेम में टर्शरी सेक्टर में 17.2% लोग काम कर रहे थे, ये भी बहुत कम है, क्योंकि डेवलप नेशंस में बहुत ज़्यादा लोग टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं। और इन्हीं तीनों से चीज़ों से पता चलता है कि हमारी कंट्री कितनी ज़्यादा अंडर डेवलप थी। फिर बात आती है अनबैलेंस ग्रोथ। ग्रोथ जो हो रही थी हमारी कंट्री में वो भी अनबैलेंस थी, क्योंकि एक सेक्टर में इतने ज़्यादा लोग थे कि बाकी दूसरे सेक्टरों में तो बहुत कम लोग थे, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं था, ठीक है। तो अनइक्वल ग्रोथ थी हर सेक्टर के अंदर, और यही रीज़न है जिसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो ये हमारा कंडीशन थी डेमोग्राफिक प्रोफाइल या फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब हमारा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, प्लस जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए उनसे क्या फ़ायदा हुआ। देखो ये दोनों बातें रियलिटी में झूठ है, क्योंकि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई
वो उन्होंने अपने ही बेनिफिट के लिए की थी, ना कि हमारे बेनिफिट के लिए। बट हाँ, एट लास्ट वो बचा हमारे लिए जब वो छोड़ के चले गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनली हमको भी कुछ मिला। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारी कैसी थी, क्या हुआ जब वो हमें छोड़ के गए। तो हमारे लिए कुछ छोड़ गए, आप लोगों को बताया, रोड रेलवे छोड़ गए लोगों को, लाइक थोड़ा बहुत उन्होंने एजुकेशन की टूवर्ड्स भी किया कि पढ़ना चाहिए हमको। उनसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सीखने को मिला। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने उनसे सीखी, ब्रिटिशर्स से। और अगर हम बात करें तो फार्मर्स को उन्होंने कमर्शियलाइजेशन के बारे में सिखाया। तो कमर्शियलाइजेशन हमारे कंट्री के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उनका छोड़ के गया। तो वो सब हम बात करने वाले। तो पहले अगर हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा क्या क्या हमें ब्रिटिशर्स के थ्रू फ़ायदा हुआ या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा हुआ, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है लाइक आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो, बैंकिंग सिस्टम देखते हो हमारे कंट्री का, बहुत अच्छे अच्छे सोशल इंस्टीट्यूशन देखते हो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ देखते हो, वो सब क्या है? वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए ज़रूरी है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वगैरह वगैरह, तो वो किस लिए ज़रूरी है? इकोनॉमिकल और सोशल ग्रोथ के लिए किसी भी कंट्री की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ये साधन है। इंफ्रास्ट्रक्चर आर द मीन्स एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिकल एंड सोशल ग्रोथ। ये इकोनॉमिकल और सोशल ग्रोथ के लिए क्या है? एक वे है, ये एक एलिमेंट्स है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे बट टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स होगी। उन्होंने रेलवे की डेवलपमेंट की, लेकिन उसके लिए फ़ायदा किसको होना था? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास रेलवे हमें मिला, बट वो बेनिफिट किसको करना था? सिर्फ ब्रिटिशर्स को। फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने हमें सिखाया। वो क्या करते थे? पोस्ट टेलीग्राफ का यूज़ करना था उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में। वो भी हमारा फ़ायदा नहीं, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पोस्ट और टेलीग्राफ का इन्वेंशन यानी लाइक वो इंडिया में लेके आए। रोड्स वर डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉ मटेरियल। उन्होंने रोड्स डेवलप किए किस लिए? ताकि रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, फिनिश गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन ईजीली हो सके। तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या? रोड रेलवे डेवलप हुआ, पोस्ट टेलीग्राफ वगैरह डेवलप हुए, यही था बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट कि ब्रिटिशर्स की वजह से हमारे कंट्री को क्या अच्छा मिला, ठीक है। तो अगेन मैंने वही बताया, थोड़ा बहुत एजुकेशन की टूवर्ड्स हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हुई। लोगों ने कमर्शियलाइजेशन की तरफ थोड़ा फोकस किया, थोड़ा बहुत हमें लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला उनकी वजह से। ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें उनकी वजह से फ़ायदा हुआ। तो कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स की, फार्मर्स किसान जो थे वो कमर्शियलाइजेशन के बारे में सोचने लगे थे। अब वो सिर्फ सब्सिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, उनका आउटलुक चेंज हो चुका था। वो अब कमर्शियलाइजेशन की तरफ जाना चाहते थे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जैसे ही रेलवे रोडवेज का डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए बढ़ गई। कैसे बढ़ी? एक तो रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा था। डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? रेलवे बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए लोग चाहिए, काम करने के लिए। इस तरह दूसरा, लोग माइग्रेशन कर पा रहे थे। लोग लाइक अगर आपके अपने एरिया में काम नहीं है तो आप रेलवेज रोड के थ्रू दूसरी जगह जाकर आप काम कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई। फेमाइंस वगैरह कंट्रोल हुए। कैसे? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। जहाँ फेमाइन हो रहे थे वहाँ पे अगर खाना नहीं है, कुछ पहुँचाना है, तो वहाँ पर हम रोड्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ले जा सकते थे। फिर था मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। हम लोग पहले क्या सिक्के लेते थे, राजा महाराजा वाले सिक्के, लेकिन अब जो था हमारी कंट्री के अंदर मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आ गया। और मॉनेटरी सिस्टम कौन लेके आए थे? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स। बार्टर सिस्टम, जब मॉनेटरी सिस्टम की तरफ गए सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की वजह से। उसके बाद है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने बताया हमें क्या सीखने को मिला उनसे, एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम। मुझे जो ये यूपीएससी है, आईएएस, आईपीएस, वो सब हमने कहाँ से सीखा? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स से। तो हमें एक एफिशिएंट सिस्टम सीखने को मिला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बात आती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ रेलवेज कि रेलवेज से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या पॉजिटिव मिले, क्या नेगेटिव। पॉजिटिव्स मतलब फ़ायदे, अगेन वही ट्रांसपोर्टेशन लोगों का ईजी हो गया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगी, लोगों की डिस्टेंस कम हो गई। अगर उन्हें किसी से मिलने जाना पड़ता, रिलेटिव्स वगैरह से ईजिली जा सकते थे। ये सब जो है वो आसान हो गया। तो पॉजिटिव क्या हुए कि मार्केट का एक्सपेंशन हुआ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप लाइक अब किसान है, वो खेती कर रहा है, तो अगर वो अपनी जगह में सामान नहीं बेच पा रहा तो वो दूसरी जगह बेच सकता है। उसकी मार्केट का एक्सटेंशन हो गया, क्योंकि रेलवे रोड, और उसको वो सामान उठा के पैदल ले जाना पड़े दूसरी जगह बेचने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मार्केट का एक्सपेंशन हुआ। दूसरा फैसिलिटेटेड कमर्शियलाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, मार्केट एक्सपेंशन हुआ है, कमर्शियलाइजेशन तो होगा ही होगा।
थर्ड हमारा ब्रोक द बैरियर ऑफ डिस्टेंस, जो दूरी के बैरियर्स थे वो खत्म हो चुके थे, क्योंकि मैं कितनी भी दूर जाना हो 1-2 घंटे में पहुंच जाऊँ, ठीक है। तो क्या हुआ, रेलवे रोडवे की वजह से बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस खत्म हुआ। फूड सप्लाई टू द फेमाइन अफेक्टेड एरियाज बिकेम ईजी, कि जो फूड सप्लाई थी, जो फेमाइन से अफेक्टेड एरियाज थे वहाँ पर, जैसे बंगाल फेमाइन हुआ या बहुत सारे फेमाइन हुए, वहाँ पे फूड सप्लाई वगैरह ईजी हो गई। नेगेटिव्स क्या हुए, क्योंकि रेलवे जो है वो अंग्रेजों ने बनाई थी सिर्फ उनके फायदे के लिए, उन्होंने क्या करना था, हमारे रॉ मटेरियल को लेके जाना था। तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया गया कॉलोनियल्स ब्रिटिशर्स के द्वारा। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, रेलवे का सबसे बड़ा नुकसान था कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का पूरी तरह एक्सप्लॉयटेशन आसान हो गया था ब्रिटिशर्स के। दूसरा, जो ब्रिटिशर्स ने फिनिश गुड्स अपने कंट्री से हमारे कंट्री में लेके आए थे, फिनिश गुड्स जो वो वहाँ से यहाँ ला रहे थे, तो उसकी मार्केट को फैलाना, मार्केट को एक्सचेंज करना भी उनके लिए ईजी हो गया था। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो ये था पार्ट 2 हमारा फर्स्ट चैप्टर का, और फर्स्ट चैप्टर जो हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, और साथ में आपको कुछ रटना भी नहीं पड़ा, ये भी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।